हाँ, तो बच्चों कैसे हैं आप? आज हम लोग पढ़ेंगे आरोह पुस्तक जो है हमारी कक्षा 12वीं के लिए हिंदी के लिए जो है, इसके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, उसी की जो श्रृंखला हमारी चल रही है और अभी तक हम लोगों ने 2 पार्ट पूरे कर लिए और तीसरे चैप्टर या तीसरे पार्ट पर हम चलेंगे और तीसरा पार्ट है कुँवर नारायण का और ये कुँवर नारायण जो है, ये इनका जन्म कब हुआ, इन्होंने किस-किस तरह से इनकी रचनाएँ हैं और इनके जो पाठ जिनकी जो 2 कविताएँ हमारे पाठ्यक्रम में, एक है कविता के बहाने पहली कविता है और दूसरी बात सीधी थी पर, ठीक है? इस तरह की जो 2 कविताएँ हैं हमारे पाठ्यक्रम में, इन्हीं कविताओं को हम लोग देखते हैं और इन्हीं से संबंधित जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है, हम लोग तैयार करते हैं। तो चलते हैं हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर और जो भी महत्वपूर्ण विषय वस्तु उसको भी देखते रहेंगे साथ-साथ। तो दोस्तों हम लोग पहुँचे हैं कुँवर नारायण के जो प्रश्न उत्तर है, जो एमसीक्यू है, जिनको हम लोग एमसीक्यू बोलते हैं या फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न बोलते हैं। तो है ना? और इन्हीं वस्तुनिष्ठ को हम तैयार करेंगे और जैसा कि आप सबको पता है ना? कि हर बार की तरह मैं आपसे एक बार ज़रूर बोलता हूँ, एक बात जो है वो हमेशा कहता हूँ आपसे कि मैं जो ये आपके सामने प्रश्न रख रहा हूँ, ये वही प्रश्न हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसमें से एक भी आपको अनर्गल प्रश्न जो है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, वो आपको नहीं मिलेगा। तो चलते हम लोग इसको प्रारंभ करते हैं और मोस्ट मोस्ट जो खास-खास आईएमपी है, वही आपके सामने रखें। लेकिन हर बार की तरह एक बार फिर बोलूँगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं, तो एक बार इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, है ना? चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाएँगे तो आपको विषय से संबंधित मेरी वीडियो मिलती रहेगी। और भी आपको कोई विषय वस्तु में समस्या है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं और चाहें तो मेरे मोबाइल नंबर है 9587954117 इस पर आप मुझे फ़ोन भी लगा सकते हैं, ठीक है? ताकि आपकी जो भी समस्या हो मैं उसे सुन सकूँ और पढ़ाई से संबंधित कोई भी जानकारी आप मुझसे ले सकते हैं हिंदी विषय से संबंधित, ठीक है? तो बिना समय गँवाए हम चलते हैं पाठ्यक्रम की ओर। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ पाठ 3 कुँवर नारायण, ठीक है? और कुँवर नारायण का जन्म कब हुआ? 19 सितंबर को हुआ। कब हुआ? 19 सितंबर को और 1927 को हुआ, ठीक है? ठीक है, इस बात कहते हैं उत्तर प्रदेश में और फैज़ाबाद में हुआ, ठीक है? इनके हमारे पाठ्यक्रम में 2 कविताएँ हैं, कविता के बहाने और बात सीधी थी पर। इनके जो महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है, तो एक-एक बात मैं आपको यहीं से समझा देता हूँ कि इनकी 2 कविताएँ ली गई है। तो ये जो काव्य संग्रह है ना? तो इन दिनों काव्य संग्रह से ली गई, कौन-सी? कविता के बहाने। आपसे पूछे कविता के बहाने जो कविता है, वो कौन से काव्य संग्रह से ली गई? इन दिनों काव्य संग्रह से, ठीक है? ये दोनों ही काव्य संग्रह है, ठीक है ना? इनका कविता संग्रह या काव्य संग्रह हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है? काव्य संग्रह है ये, है ना? और ठीक है? और बात सीधी थी पर ये कौन से काव्य संग्रह से ली गई? कोई दूसरा नहीं, ठीक है? इस बात का ध्यान रखेंगे, कन्फ्यूज़ ना हो। कविता के बहाने जो ली गई है, वो इन दिनों से ली गई, इन दिनों काव्य संग्रह से। और बात सीधी थी पर कविता जो है, वो कोई दूसरा नहीं से ली गई, ठीक है? इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे और इनके इनका एक प्रबंध काव्य भी आत्मजयी, जिसका कि मुख्य पात्र है नचिकेता, ठीक है? आत्मजयी है इनका पाठ, जिनका मुख्य पात्र है उसमें से नचिकेता और आत्मजयी जो इनका एक प्रबंध काव्य है, ध्यान रखेंगे अपन लोग। 2 काव्य होता है ना, एक प्रबंध काव्य और एक मुक्तक काव्य। तो इनका प्रबंध काव्य है और प्रबंध काव्य में भी महाकाव्य है एक इनका, वो है ना? तो नचिकेता जो है ना? उसका एक पात्र है और आत्मजयी इनका एक प्रबंध काव्य है या फिर महाकाव्य जिसे कह सकते हैं, ठीक है? आगे देखते हैं हम लोग कहानी संग्रह इनका है आकारों के आसपास। इनका एक कहानी संग्रह भी है ना? इसमें इनकी सारी कहानियाँ हैं। तो कभी आपसे पूछे इनका कहानी संग्रह क्या है? तो आकारों के आसपास। ये 2 महत्वपूर्ण चीज़ें मुझे लगी तो मैंने आपके सामने रख दी। ठीक है? अब हम लोग परीक्षा की दृष्टि से जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उनको देखते हैं। बाकी ये सभी परीक्षा की दृष्टि से इन्हें 2 पुरस्कार मिले हैं, कबीर सम्मान और ज्ञानपीठ पुरस्कार। वैसे तो इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, है ना? ये और भी पुरस्कार मिले हैं, ये देखते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आशान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान और ज्ञानपीठ पुरस्कार और इनकी मृत्यु हुई सन 2017 में दिल्ली में हुई। लेकिन दोस्तों इनको 2 महत्वपूर्ण पुरस्कार है वो है कबीर सम्मान और ज्ञानपीठ। ज्ञानपीठ बहुत ही बड़ा साहित्यकारों से मिलता है
जो कि इन्हें मिला है ना? जैसे महादेव वर्मा को भी मिला है यामा पर, है ना? तो उनको भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो ये बहुत ही सम्मानजनक पुरस्कार है, तो 2 पुरस्कार आप याद रख लें, ठीक है? तो चलते हैं हम लोग, इन्हें 2 पुरस्कार भी मिले, कबीर सम्मान और ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं कविता के बहाने, जो इसमें से कौन-कौन से बनेंगे, देखते हैं हम लोग। कविता किसके बहाने एक उड़ान है? तो कविता चिड़िया के बहाने एक उड़ान है, ठीक है ना? कविता किसके बहाने एक उड़ान है? कविता चिड़िया के बहाने एक उड़ान है। जैसे ये पाठ है ना, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने, ठीक है? तो यहाँ पर लिखा है चिड़िया के बहाने। इसके बाद है कविता में, कविता है फूलों के बहाने क्या है? मतलब कविता में फूलों का एक शब्द है, फूलों के बहाने जो कविता है वो क्या है? मतलब कविता को फूलों के बहाने क्या बोलता है? जैसे यहाँ लिखा है कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, तो फूलों के बहाने क्या है? खिलना है। तो यहाँ पर कविता फूलों के बहाने क्या है? खिलना। कविता किसके बहाने खेल रही है? तो कविता बच्चों के बहाने से खेल रही है। किसके बहाने से? बच्चों के बहाने से खेल रही है। इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे, कविता जो है बच्चों के बहाने से खेल रही है। आगे देखते हैं, सब घर एक कर देने का आशय क्या? इस कविता में एक जगह आता है सब घर एक कर देने, है ना? इस घर उस घर, फिर सारा सब घर जो है वो एक कर देने का मतलब है कि बच्चे जो हैं भेदभाव नहीं करते। हम बड़े हों तो हम बड़े लोग हैं, वो जाति पाति धर्म आधार पर काला गोरा ऊंच नीच भेदभाव करते हैं, लेकिन बच्चों के लिए कोई भेदभाव नहीं। तो बच्चे सब घर एक कर देते हैं, तो सब घर एक कर देने का आशय है, भेदभाव नहीं करना है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको आप ध्यान से समझे, परीक्षा में पक्का ये आपके इन्हीं में से पूछे जाएंगे। परीक्षा के पंख लगा उड़ने से तात्पर्य क्या है ना? कविता के पंख लगा उड़ने से तात्पर्य, मतलब कविता के पंख लगा और उड़ने से, तो कविता के पंख लगाकर उड़ने से तात्पर्य कल्पना करना, क्योंकि कविता में हम खूब सारी कल्पनाएं कर सकते हैं। तो कविता में पंख लगाकर उड़ रही है, पंख लगाकर उड़ रही है मतलब कल्पना कर रहे हैं। तो कविता के पंख लगाकर उड़ने या लगा के उड़ने से तात्पर्य कल्पना करना। प्रश्न नंबर 7वां है, कवि ने कविता के लिए क्या उपमान दिया है? कवि ने कविता के लिए क्या उपमान दिया है? तो कवि ने कविता के लिए खेल उपमान दिया है। क्या उपमान दिया है? खेल, है ना? तो कविता एक खेल है, इसमें लिखा है कि कविता एक खेल है, तो इसने जो कविता को उपमान दिया है वो खेल दिया है, ठीक है? इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे कि कविता को इसने क्या बताया? एक खेल बताया। देखो यहाँ पर है ना, कविता एक खेल है ना, बच्चों के बहाने, और एक खिलना है फूलों के बहाने। तो खेल एक उपमान है, ठीक है? ध्यान रखेंगे, यहाँ पर उपमान दिया गया है। देखो ये सब घर एक कर देने के माने मतलब किसी में भेदभाव भी नहीं करना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 8वां है, बिना मुरझाए क्या महकती है? तो बिना मुरझाए कौन महकती रहती है? तो कविता ऐसी है जो अनंत काल तक, सदियों तक, अनंत समय तक चलती रहती है। तो कविता बिना मुरझाए महकती है, ठीक है? आगे आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद फिर बस इतने ही प्रश्न है हमारे, 8 ही प्रश्न मैंने इसमें तैयार किए, बाकी आपको समझे ही दिए हैं, ठीक है? बाकी मैं अभी थोड़ा सा पार्ट समझा दूंगा, यदि उसमें कुछ और प्रश्न बनेंगे तो आप समझना। बाकी देखते हैं अगली कविता है इसी में, बात सीधी थी पर, इसमें भी मैंने कुछ प्रश्न आपके लिए निकाले हैं, तो देखते हैं हम लोग। चलो, सबसे पहले है, बात सीधी थी पर किसके चक्कर में फंस गई? एक बात है, वो सीधी सी बात है, यदि सीधी सी बात हम किसी को कह रहे हैं लेकिन वो बात बिल्कुल कठिन हो जाती है, घुमावदार हो जाती है, वो किसके चक्कर में फंस जाती है? तो बात भाषा के चक्कर में फंस जाती है, इस वजह से वो कठिन हो जाती है, पेचीदा हो जाती है। कभी किसे पाने की कोशिश करता है? जब कवि जो है, जो कविता में किसे पाने की कोशिश करता है? बात को, लेकिन वो बात को पाने के चक्कर में अपने शब्दों में इतना उलझता है कि वो कठिन हो जाती है उससे। अगला है प्रश्न नंबर 3, बात बाहर निकलने की अपेक्षा कैसी हो गई है? तो बात बाहर निकलने की अपेक्षा पेचीदा हो गई। कैसी हो गई है? पेचीदा हो गई है ना? ये देखते हैं ना हम लोग, है ना? यहाँ पर देखते हैं, है ना? बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। तो किसके चक्कर में फंसी? भाषा के चक्कर में। ध्यान रखेंगे इस प्रश्न को, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और कई आप जगह मैंने
कई और लोगों से और वीडियो और वो टीचर से सुना है कि यहाँ पर अलंकार दिया जाता है, अलंकार के चक्कर में फंसी, लेकिन गलत है, क्योंकि जो पुस्तक बोल रही है भाषा के चक्कर में तो हम इसको लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद है अगला प्रश्न था, किसे पाने की कोशिश करता है कवि? तो कवि किसे पाने की कोशिश करता है? तो उसे पाने, उसे मतलब बात को प्राप्त करता है ना? ये देखो यहाँ पर, है ना? यहाँ पर लिखा बात या तो बने या बिगड़े फिर। तो बात को पाने की कोशिश में वो पूरी भाषा को उलटता-पलटता है। आगे देखो, बात बाहर निकलने की अपेक्षा कैसी हो गई? तो बात बाहर निकलने की अपेक्षा पेचीदा हो गई, और भी वो पेचीदा होती चली गई। भाषा के साथ-साथ बाहर निकलने की अपेक्षा बात जो है, बात बाहर या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, और इसी चक्कर में क्या हुआ, वो और भी पेचीदा होती चली गई। आगे देखते हैं, बात कवि के साथ कैसे खेल रही है? तो बात कवि के साथ बच्चों के समान खेल रही है। कैसे खेल रही है वो? बात जो है कवि के साथ एक बच्चों के समान खेल रही है, और बच्चा भी कौन सा? शरारती। मैं थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ, शरारती बच्चों की तरह, शरारती, है ना? शरारती बच्चे के समान खेल रही है। ठीक है, शरारती बच्चों, यहाँ आपको दिक्कत आती है, यहाँ लिख देता हूँ शरारती बच्चे के समान। ठीक है ना? देखो यहाँ पर है, ऊपर से ठीक-ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसा होता न ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी। ठीक है? तो कैसे खेल रही थी? एक शरारती बच्चे के समान। आगे देखते हैं। बात की चूड़ी मर जाना, है ना? और मैं इसके थोड़े से प्रश्न आपको अलग से समझा देता हूँ। बात की चूड़ी मर जाना से संबंध है, कवि का क्या तात्पर्य? बात का प्रभावहीन हो जाना। जब बात को हम लोग बहुत ज़्यादा शब्दों में, व्याकरण में, छंदों, रस, अलंकार इनमें पूरी तरह से आप्लावित कर देंगे, उसे भर देंगे और फिर बात कहेंगे, तो बात पूरी प्रभावहीन हो जाएगी। उस बात की चूड़ी मर जाएँगी। यदि हमें किसी से बात कहनी है, कोई इसको कुछ समझाना है, तो बिल्कुल आसान तरीके से समझाना चाहिए। यदि हम उसको बिल्कुल क्लिष्ट करेंगे और व्याकरण की तरह से समझाएँगे, तो बात जो है वो प्रभावहीन हो जाएगी। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर, सबसे पहले बात की चूड़ी मर जाना। बात की चूड़ी मर जाना का मतलब है बात का प्रभावहीन हो जाना। क्या हो जाना? प्रभावहीन हो जाना। ठीक है? इसके बाद बात की पेंच खोलना, यदि परीक्षा में पूछे बात की पेंच खोलने का मतलब क्या है ना? तो बात की पेंच कैसे खोलेंगे? तो बात की पेंच खोलना, ये आएगा यहाँ पर, क्या आएगा? बात को सहज और स्पष्ट करना। क्या आएगा? बात को सहज और स्पष्ट करना। ये बात की पेंच खोलना। ठीक है? ये ध्यान रखना, परीक्षा में पूछ सकता हो, चूड़ी मर जाना मतलब बात का प्रभावहीन हो जाना। पेंच खोलना मतलब बात को सहज और स्पष्ट कर देना। बात को शरारती बच्चे की तरह खेलना, इसका होगा बात का पकड़ में ना। जैसे शरारती बच्चा पकड़ में नहीं आता, ऐसे बात यदि शरारती बच्चे की तरह खेलती तो पकड़ में नहीं आती, पकड़ में ना आना। पेंच को खील की तरह ठोक देना, यहाँ पर सीधा ये बात में कसावट करना है। और बात का बन जाना, अंत में जब बात बन जाती है, तो कथ्य और भाषा का सही सामंजस्य बन जाता है, बात आसानी से समझ में आ जाती है। बात बन गई मतलब समझ में आ गई, ये हमारा काम हो गया, तो कथ्य और भाषा का सही सामंजस्य कहना, जो भी हम कह रहे हैं वो हम सही भाषा में कह रहे हैं, तो एकदम सही सामंजस्य बैठेगा, तो हमारी बात बन जाएगी। ठीक है? तो इस तरह से मैंने ये आपको ये जोड़ियों में भी समझाए, तो आप लोग आराम से इनको भी समझे, चाहे तो अपनी पुस्तक में भी आप निशान लगा सकते हैं। बढ़ते हम लोग आगे। मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, एक वाक्य है। मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। प की आवृत्ति हो रही है, जब एक ही वर्ण की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 7वां है, आडंबर पूर्ण शब्दों के प्रयोग से भाषा कैसी हो जाती है? जब हम आडंबर पूर्ण शब्द रखेंगे, कठिन शब्द रखेंगे, ज्यादा उसको भाषा को हम सोचते हैं बहुत अच्छी लगेगी, हम बहुत विद्वान माने जाएंगे, और उसमें हम लोग बहुत कठिन शब्द रख देते हैं, व्याकरण के हिसाब से उसको रख देते हैं, तो फिर भाषा कैसी हो जाएगी? अस्पष्ट। हम सामने वाले को स्पष्ट रूप से नहीं समझा पाएंगे, क्योंकि हर व्यक्ति इतनी क्लिष्ट और इतनी व्याकरणिक भाषा को नहीं समझ पाता। सामने वाले को हम लोग कहते हैं ना, हम पढ़ाते हैं विद्यालय में, तो हम भी यही बोलते हैं कि आसान भाषा में किसी चीज को समझा जाए, और मैं भी आपको बहुत आसान भाषा में समझाने का प्रयास करता हूँ। यदि मैं इसी भाषा को बहुत क्लिष्ट कर देता, तो आपको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता, कुछ भी समझ में नहीं आता। आगे देखते हैं, बात सीधी थी पर,
एक कविता है, मैं कवि किस बात पर बल दे रहा है। पूरी कविता का जो रस है, बस पूरी कविता में वो क्या बोलना चाहता है, तो वो उसका कहने का मतलब है कि भाषा की सहजता होनी चाहिए, है ना? मैं पूरी पूरी कविता में ये समझाने का प्रयास कर रहा था, जब भी हम किसी को समझाएँ, तो सहज रूप से समझाएँ, सहजता से समझाएँ। ये देखो यहाँ पर उसने दिया है, इन दिनों का ये कविता के बहाने जो इन दिनों काव्य संग्रह से ली गई है ना? और यहाँ पर उसने यहाँ और दूसरी एक कविता, जो ये दूसरी है बात सीधी थी पर, ये कोई दूसरा नहीं, है ना? इस काव्य संग्रह से ली। देखो यहाँ पर, वो कविता तथ्य और माध्यम के द्वंद उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात करता है। अभी हमने देखा था ना, भाषा की सहजता की वो बात करता है। ठीक है, आ रहा समझ में? चलो ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। तो अगला है, भाषा के साथ क्या करने से बात और अधिक पेचीदा होगी। हमने भाषा के साथ ऐसा क्या किया कि बात अधिक पेचीदा हो गई, तो इसको नेगेटिव प्रश्न भी बन सकता है इसमें कि भाषा के साथ क्या नहीं करने से बात और अधिक पेचीदा हो जाती है, या फिर भाषा के साथ क्या करने से बात पेचीदा नहीं होती है। तो ये 3 चीज़ों से होती है पेचीदा, एक तो भाषा को तोड़ने-मरोड़ने से, एक उलटने-पलटने से और घुमाने-फिराने से। इसके अलावा उत्तर आएगा सीधे-साधे तरीके से कहने से, तो फिर वही टिक होगा। तो मतलब इसके 3 प्रश्न बन सकते हैं। तो भाषा किससे पेचीदा होती है? एक तो भाषा को तोड़ने-मरोड़ने से, एक उलटने-पलटने से और घुमाने-फिराने से। प्रश्न नंबर 10वां है, कुंवर नारायण किस संवेदना के कवि हैं? तो कुंवर नारायण नागर संवेदना के कवि हैं। किस संवेदना के कवि हैं? वो नागर संवेदना के कवि है, देखो आप यहाँ पर। कुंवर जी पूरी तरह नागर संवेदना के कवि। ठीक है? तो हमने वही प्रश्न उत्तर आपके सामने रखे हैं जो बिल्कुल परफेक्ट है, जिससे आप संतुष्ट हो सको। इसके बाद है आगे 12वां प्रश्न है, कविता के बहाने कविता में कौन-सा छंद और शिल्प शैली है? तो सबसे पहले कौन-सा छंद है? तो उसमें मुक्त छंद है। और कौन-सी शैली है? तो कौन-सी शिल्प शैली? बिंब प्रधान शैली। कभी पूछे तो कौन-सा छंद है इसमें पूरी कविता में? तो मुक्तक छंद है। और शैली कैसी है? बिंब। चारों तरफ उसने बिंब ही बिंब का प्रयोग किया है ना? है ना? तो इसने खूब सारे बिंबों का प्रयोग किया है, फूलों का, इसके बाद बच्चों के द्वारा, इस तरह बहुत सारे ऐसे शब्द लिए हैं। तो इस तरह से इसने, तो इसी तरह से हमारे 12 प्रश्न पूरे होते हैं। थोड़ा-सा मैं आपको कविता और पाठ के बारे में थोड़ा-सा समझा देता हूँ। तो ये आपने देखा है, अभी हमने पुरस्कारों पर चर्चा की थी, तो इन्हें बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं। ठीक है? इनका जन्म जो है यहाँ लिखा हुआ है। इनको बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं, लेकिन आप चाहें तो और भी याद कर सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण रूप से 2 पुरस्कार हमें याद करने हैं। ठीक है? और 1917 में इनकी देहावसान हुआ दिल्ली में। ठीक है? इसके अलावा और महत्वपूर्ण कौन-कौन सी विषय वस्तुएँ देखते हैं हम लोग, और इसी के साथ ये और भी चीज़ें हैं, कौन-कौन से काव्य संग्रह से ली गई है इन दिनों, काव्य संग्रह से कविता के बहाने और कोई दूसरा नहीं यहाँ पर है। भाषा की सहजता मैंने आपको समझा ही दिया। ये कविता है, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, कविता क्या जाने, है ना? कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर ये घर वह घर सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। तो इस तरह से आपने देखा है। ठीक है? तो ये प्रश्न, ये पूरी कविता है, बहुत आसान है ना? बात सीधी थी। एक बार वो मैंने भाषा के चक्कर में उसको और कठिन किया, तो वो टेढ़ी हो गई, और उसे पाने की कोशिश में मैंने उसको उल्टा-पलटा, तोड़ा-मरोड़ा, घुमाया-फिराया कि बात बन जाए या फिर भाषा से बाहर आ जाए, लेकिन भाषा के साथ-साथ और पेचीदा हो गई, और फिर मैं हार गया। सारी मुश्किलों को धैर्य के समझे बिना मैं पेच को खोलने की बजाय उसे और कसता रहा, और क्योंकि मुझे इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रहा था, तमाशाबीनों की शाबाशी। वो और तमाशाबीन सब, वाह! बहुत अच्छा, तूने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। और मैं उसको और कठिन बनाता रहा, और आखिर में क्या हुआ? जिसका मुझे डर था वही हुआ, कि ज़ोर-ज़बरदस्ती करने से बात की चूड़ी मर गई, मतलब मेरी बात जो है प्रभावहीन हो गई, और भाषा में बेकार घूमने लगी, उसका कोई महत्व ही नहीं बचा पूरी बात। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, और ऊपर से ठीक-ठाक, पर ऊपर से तो लगी वो बहुत अच्छी, लेकिन अंदर से उसका कोई महत्व नहीं बचा। ना उसमें कसाव था, ना ताकत थी, ना उसका कोई मतलब था। बात जो एक बच्चे, शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी। मुझे पसीना पोंछते देख पूछा, "क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना सीखा?" तो कभी ये प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि पसीना पोंछते देख कर के कवि से किसने पूछा?
तो भाषा ने पूछा, क्या पूछा? क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? इस तरह से ये हमारा एक पूरा पाठ हुआ। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और भी अपने मित्रों तक इसको बताएँ ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। और इसके बाद चलते हैं हम अगली वीडियो की ओर। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। लगातार आप बने रहें चैनल पर। और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको एक बार ज़रूर कर दें। तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।